हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी की भारी मांग पर बनाने जा रही हूँ वीडियो में 4th सेमेस्टर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अर्ली मॉडर्न यूरोप 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके पेपर में आने के 98% चांस है। उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, अगर वो इस वीडियो को देख लेंगे तो अच्छे मार्क्स अचीव कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में कुछ नहीं जाता, बट मुझे आपसे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे कंटिन्यू मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। तो इसमें क्या है, क्या प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में नारियों के उल्लेख परिवर्तन आया था, विस्तार से बताइए। यानी यूरोप में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी, ये देखने के लिए मिलेगा। यूरोप में पितृसत्तात्मक था। अब मन में आया मैं पितृसत्तात्मकता क्या होता है, यानी यूरोप में सबसे ज्यादा आप देखोगे उच्चतम स्थान, सबसे ज्यादा वर्चस्व जो है वो पुरुषों का देखने के लिए मिलता है। समाज जो है पुरुषों पर आधारित था। यानी कि जैसे मान लीजिए कि क्या परंपरा चलना, पिता पोता परपोता दादा, इस प्रकार की परंपरा का चलना, श्रृंखला का चलना, इसी को पितृ सत्तात्मक समाज कहा जाता है। इस समाज में ज्यादा महत्व पुरुषों को दिया जाता है। महिलाओं को सिर्फ घर के कार्य तक ही सीमित कर दिया जाता है, बच्चों के पालन पोषण तक, तथा इसमें क्या है कि पति के कंधे से कंधे मिला के कार्य तक ही सीमित किया जाता है। यूरोप का प्रारंभिक आधुनिक यूरोप समाज में पितृसत्तात्मक विनय और व्यवस्था थी। यानी यूरोप में जो प्रारंभिक आधुनिक काल था उसमें पितृसत्तात्मकता देखने के लिए मिलती है, जिसमें महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के लिए सीमित स्थान दिया गया था। यानी महिलाएं जो है किसी भी मुद्दे पर अपनी बातों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकती थी, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को नहीं रख सकती थी। महिलाओं के अधिकार को बहुत ज्यादा ही संक्षिप्त छोटा किया गया था। आप ये देखोगे इनकी सीमाओं को निश्चित कर दिया गया था, बस घर के कार्य तक ही। और कुछ महिलाओं ने इन प्रतिबंधों को चुनौती दी। यानी कुछ ऐसी वुमेन्स थी जिनके द्वारा क्या कहा गया कि हमें भी राइट चाहिए, हमें भी क्या अधिकार चाहिए, हमें भी पुरुषों के बराबर महत्व चाहिए, हमें भी पुरुषों के बराबर अधिकार चाहिए। आप ये देखोगे इनके द्वारा चुनौती की गई। अब मध्यकाल में महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता और अवसर का आनंद मिला। इन जो मध्यकाल था उसमें महिलाओं को स्वतंत्रता, फ्रीडम दी जाती है और महिलाओं को क्या ये आभास होता है कि कहीं ना कहीं अब उनके अधिकार उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं, जिनसे उन्हें काफी समय तक वंचित किया गया था। विद्वानों के अनुसार प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में पूर्ण जागरण, सुधार और ज्ञानोदय जैसे विकास के साथ महिलाओं की स्थिति में अग्रम सुधार का काल माना जाता है। जो विद्वान है उनके द्वारा जो प्रारंभिक यूरोप में जो काल है, आधुनिक काल है, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में जो काल है, इसमें पूर्ण जागरण आता है। यानी पूर्ण जागरण मतलब दोबारा से स्थापित करना। इसमें देखो इटली का पूर्ण उत्थान देखने के लिए मिलता है। इटली में ही सबसे पहले पूर्ण उत्थान क्यों हुआ, इसको अगर बात की जाए तो क्योंकि इटली जो है आप देखोगे एक व्यापार का केंद्र मानी जाती थी और मध्य केंद्र में स्थित होने के कारण वहां से लोग आते जाते थे, जिसके वजह से संस्कृति का, विज्ञान का, कल्चर का, लैंग्वेज का क्या होता है आदान प्रदान, आप देखोगे एक्सचेंज सिस्टम देखने के लिए मिलता है और इसी प्रकार से सुधार होता है और फिर धीरे धीरे इटली से पूरे के पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो जाता है। क्या पूर्ण जागरण। इसी प्रकार जिससे कि महिलाओं को बंधन मुक्त किया गया, यानी जो महिलाओं को बाउंड्रीज में रखा गया था उन बाउंड्रीज को तोड़ दिया गया। महिलाओं के द्वारा क्या मांग की गई कि हमें भी अधिकार चाहिए, हमें भी राइट चाहिए। ठीक है। अगर बात की जाए कि प्राकृतिक अधिकार क्या होता है, स्टार्टिंग में जो शासन था वो प्राकृतिक अधिकार में देखने मिलता है। आप देखोगे हॉब्स के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। प्राकृतिक अधिकार का मतलब अगर ये आपके 3 अधिकार प्राकृतिक अधिकार माने जाते हैं। एक जीवन का अधिकार देखने के लिए मिलता है, एक संपत्ति का अधिकार देखने के लिए मिलता है आपको, और आप देखोगे जीवन का, संपत्ति का अधिकार। इस प्रकार से बताया गया इसके अंतर्गत कि अगर आपके किसी भी एक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसी कंडीशन में जो राजा है उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा।
आगे समझिए इसमें क्या है, क्षेत्र तक पहुंचे। यह नारीवादी विचारधारा विकास और समान अधिकारों की मांग करते हैं। यानी नारीवादी एक विचारधारा थी, इनके द्वारा महिलाओं के अधिकारों की मांग की जाती है। नारीवादी विचारधारा में सिर्फ महिलाएं ही नहीं, कुछ पुरुष भी शामिल थे, जिनके द्वारा महिलाओं के अधिकार की मांग की गई थी कि महिलाओं को भी समाज में सामान्य महत्व, सामान्य वर्चस्व, सामान्य अधिकार प्रदान किए जाना चाहिए, जिस प्रकार से पुरुषों को अधिकार प्रदान किया जाता है। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यूरोप में लिंग के आधार पर भेदभाव देखने के लिए मिलता है। महिला पुरुष को जो है उनके अधिकारों में आप देखोगे कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। पुरुषों के पास सीमित अधिकार नहीं थे, उनके विस्तृत अधिकार थे, यानी उन्हें ज्यादा अधिकार दिए गए, ज्यादा राइट्स दिए गए थे। बड़े डिफरेंट अगर बात की जाए यहाँ पे, तो जो महिलाएं हैं उन्हें सीमित अधिकार दिए गए हैं, उन्हें एक बाउंड्री के अंदर बांध दिया गया है कि वो सिर्फ क्या कार्य करेंगी, अपने जो है पति की सेवा करना, बच्चों का पालन पोषण करना और घर को चलाना, इसी कार्य तक ही सीमित रखा गया था। और महिलाओं का ये कार्य था कि वो अपने पति की सहायता करे। तो आप क्या देख रहे हो कि महिलाओं को उनके अधिकारों के तौर पर क्या किया है, सीमित कर दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं ले पा रही हैं, ये देखने के लिए मिलता है। इसीलिए नारीवादी विचारक आते हैं, जिनके द्वारा महिलाओं के अधिकारों की मांग की जाती है। आगे समझते हैं इसमें क्या है कि लैंगिक भूमिका। लैंगिक भूमिका मतलब क्या है कि ज्यादातर महत्व किसे दिया गया है अगर बात की जाए तो, यानी कि आप देखोगे पुरुषों को महत्व दिया जाता था और पुरुषों को महत्व दे रहे हैं और पुरुषों के अकॉर्डिंग महिलाओं को कम आंका जाता है। ये माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों से क्या होती हैं, कमजोर होती हैं, देखने के लिए ये लोग मानते हैं। और आप देखोगे पितृसत्ता, पितृसत्ता का मतलब वो सत्ता जो कि पिता से चलती आती है। आप इसमें देखोगे पितृसत्ता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस शिक्षा और बौद्धिक जीवन, शिक्षा बौद्धिक जीवन का मतलब क्या है कि शुरुआत में सबसे ज्यादा शिक्षा की बात की जाए तो ज्यादातर लड़कों को जो है उच्चतम शिक्षा तक पहुंचाया जा रहा था, लड़कों को पढ़ने की सुविधा प्रदान की जाती थी, परंतु लड़कियों को सिर्फ घर के कार्य सिखाए जाते थे, उन्हें प्राथमिक स्तर से ऊपर तक कहीं बढ़ने नहीं दिया गया, महिलाओं को ज्यादा शिक्षा के तौर पर बढ़ावा नहीं दिया गया था। इसका विरोध नारीवादियों के द्वारा किया गया था। अब देखो विवाह और परिवार, महिलाओं को यानी महिलाओं की कम उम्र में शादी कर देना और उन्हें क्या एक परिवार के बंधनों में बांध देना और उन्हें क्या परिवार का पालन पोषण करना, इन सब कार्यों को संभालना पड़ता था। महिलाओं को किसी प्रकार का और अधिकार नहीं दिया गया, सिर्फ उन्हें घरों तक ही सीमित कर दिया गया, ये देखने के लिए मिलता है। काम और आर्थिक भूमिकाएं, इसमें क्या है कि अगर जो महिला और पुरुष दोनों ही कार्य कर रहे हैं और दोनों ही सामान्य कार्य कर रहे हैं, दोनों ही एक जैसा कार्य कर रहे हैं, परंतु पुरुषों को ज्यादा आप देखोगे पैसे मिलते थे, आय मिलती थी, परंतु महिलाओं को कम आय मिलती थी, क्योंकि वो आखते थे कि महिलाएं कमजोर होती हैं, एक समान कार्य करने पर भी सामान्य क्या नहीं मिल रही उन्हें, सामान्य आय नहीं मिलती थी। ये देखने के लिए मिलता है, क्या नहीं मिलती, सामान्य आय यानी कि पूंजी नहीं मिलती थी। इसी प्रकार से आप देखोगे क्या महिलाओं के द्वारा क्या विरोध करना शुरू किया गया, नारीवादियों के द्वारा महिलाओं को कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर पर बढ़ावा देना शुरू कर दिया गया और महिलाओं ने भी अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से महिलाओं के द्वारा समाज में सुधार होता देखने के लिए मिलता है। अब महिलाओं ने पढ़ना शुरू कर दिया, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया, महिलाओं ने अपनी सीमित जो ने बाउंड्री में रखा गया था उन सीमाओं को तोड़ के आगे तक कार्य किया और इनके द्वारा क्या आप देखोगे, इनके द्वारा महिलाओं के जीवन में सुधार करने का कार्य भी किया गया था। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को ज्यादा से लोग शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।